नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी की लेखक हैं कोमल टंडन। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। डर से उसकी आंख खुली की खुली रह गई। उसके सामने जो था उसे देखकर उसके रोए तक डर से खड़े हो गए। वो थर थर कांपने लगा। जिस बात का डर था वही हुआ। इतना सब करके भी कुछ हासिल ना हुआ। आखिर वो आजाद हो ही गई। जिसे रोक कर रखने के लिए उसने अपने परिवार तक की बलि दे डाली और अपना जीवन भी तबाह कर लिया। वो साक्षात उसके सामने खड़ी थी। सफेद चांदी जैसे कमर तक लंबे बाल, लाल लाल आंख जिनमें काली नहीं बल्कि सफेद पुतलियां थी, अनगिनत झुर्रियों से भरा चेहरा, लंबे घुटने तक लटके हाथ जिन पर किसी को फाड़ कर रख देने की ताकत रखने वाले बड़े बड़े नाखून, उल्टे तलवे वाले दो बड़े बड़े चौड़े पैर। उसके शरीर पर मांस की पतली परत थी जिसकी पार से उसकी नस तक दिख रही थी। वो चौक की तरह सफेद थी और मुर्दों की तरह सफेद। नामुमकिन, ऐसा ऐसा कैसे हो गया? हा हा हा। उसकी हंसी बढ़ती गई, इतना कि उसके लिए कान खुले रखना मुश्किल हो गया। वो कानों को ढककर वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी नादानियों पर रोने लगा। काश कि उसने अपनी पत्नी की बात मान ली होती और उस रात रुक गया होता तो आज कम से कम उसका परिवार जीवित होता, उसकी बेटी और उसकी पत्नी जीवित होते। वासना इंसान को अंधा बना देती है, धन की वासना हो या शरीर की। 10 दिन पूर्ण। कहाँ जा रहे हो? काजल ने पूछा। अब क्या तुमसे पूछे बिना कहीं जा ही नहीं सकता? मैं मर्द हूँ, 4 काम होते हैं मुझे। तुम्हारी तरह घर पर दिन रात आराम करूँगा तो तुम्हारा खर्चा कैसे उठाऊंगा? संदीप को काजल के सवाल हमेशा नागवारा गुजरते थे। अच्छा, तो मैं दिन भर घर पर आराम करती हूँ तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को रोटी पकाकर क्या वो तुम्हारी ऑफिस वाली रखेल खिलाती है, या वो तुम्हारी अकाउंटेंट जो तुम्हारी फाइनेंशियल और फिजिकल अकाउंट का ख्याल रखती है? तो मेरे माता पिता का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। मैं भी तुम्हें खाना, कपड़ा और घर दे तो रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे माता पिता के लिए इतना भी नहीं करोगी? फिर इससे अच्छा मैं नौकरानी ही रख लेता। कम से कम माता पिता का सेवा का एहसान तो ना चढ़ाती। ओह, तो पत्नी और नौकरानी में कोई फर्क नहीं तुम्हारी नजरों में? और तुम कितना खिला देते हो मुझे। आज जो तुम्हारा बिजनेस खड़ा हुआ है, इसे खड़ा करने के लिए पैसे मेरे बाप ने दिए थे, वरना तुम्हारी औकात ही क्या थी। बिजनेस पैसों से नहीं दिमाग से चलता है। दहेज तो हर बाप देता है अपनी बेटी को, इसमें क्या एहसान किया है उन्होंने? मैंने उनके थोड़े से पैसे को आज कुबेर का खजाने में बदल दिया है। ये सब मैंने अपनी बुद्धि से किया है, इसमें तुम्हारे पिता का कोई हाथ नहीं। हाँ बिल्कुल, पर वो अगर तुम्हें इतना दहेज ना देते तो तुम्हारा क्या होता? जो होता सो होता। कम से कम तुम्हारी जैसी चुड़ैल तो ना पल्ले पड़ती। हटो मेरे रास्ते से और दोबारा मुझे कभी मत रोकना, वरना। उसने अपनी पत्नी को धक्का दिया तो वो गिर पड़ी और रोने लगी, पर वो उसके लिए नहीं रुका। आज सुप्रिया के साथ उसकी खास मीटिंग है। वो उसकी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी से एक असिस्टेंट के तौर पर कुछ महीने पहले जुड़ी है और 4 फ्लैट हाथों हाथ बिकवा दिए। साथ ही वो बहुत खूबसूरत है और संदीप पर फिदा भी है। लड़कियां पैसों पर मरती हैं। जब से उसके पास पैसे आए हैं, ना जाने कितनी ही महिला उस पर फिदा हो गई हैं। जबकि कुछ साल पहले तक लड़कियां उसे ऐसा देखा करती थी जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। काजल के पिता ने जब उसकी सहायता की तब वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने के कारण कर्जे में डूबा था।
उन्होंने सिर्फ अपने रसूख से उसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास करवाया, बल्कि बिजनेस के लिए बड़ी रकम भी दी। बदले में उसे उनकी काली कलूटी और घरेलू टाइप लड़की से शादी करनी थी। ऐसी लड़की शादी के लिए एकदम परफेक्ट होती है। देखो ना, उसके माता पिता तो अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकते और बहू के लिए बेटे से भी लड़ जाते हैं। संदीप इसके लिए उसकी प्रशंसा करता है, पर उसका अर्थ ये नहीं कि वो उसके चरणों में पड़ा रहे। अरे आज उसे एक से एक खूबसूरत लड़कियां भाव दिया करती हैं और वो उनको निराश नहीं कर सकता। आज ही सुप्रिया ने उसे इशारे में अपने फ्लैट पर रात में मीटिंग के लिए बुलाया है। रात की मीटिंग के लिए संदीप कैसे इनकार कर सकता है। जिस फूल को दूर से सूंघ रहा था, आज उसे पास से सूंघने का अवसर आया है। काजल समझती क्यों नहीं आखिर उसे किस चीज की कमी है, और फिर उसके पास भी तो अब संदीप के लिए ना प्रेम बचा है ना शक्ति। तो ऐसे में अगर वो बाहर की औरतों के साथ करता है तो क्या गलत करता है। अरे उसके ऑफिस का आदन मैनेजर जो उसका नौकर है, दो औरत रख रखी है। दोनों साथ साथ एक ही घर में रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई समस्या नहीं है। कम से कम संदीप तो महिलाओं को अपने गले में नहीं लटकाता। वो आजाद रहना चाहता है। रात गई बात गई। सुप्रिया ने अपने घर का जो पता दिया था वो शहर से दूर एक ऐसे एरिया का था जहां इक्का दुक्का दुकान मकान थे, वो भी बहुत दूर दूर बने थे। बाकी के फ्लैटों में बाउंड्री बनाकर छोड़ दिया गया था। ये एक नया प्रोजेक्ट है। संदीप ये देखकर खुश हो गया, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोग ताका झाकी कम ही करते हैं। क्रीम कलर के मकान के सामने काले रंग के लोहे के गेट की बाईं ओर लगी घंटी बजाने के कुछ देर इंतजार करने के पश्चात सुप्रिया ने दरवाजा खोला। आज तो मैडम एक कत्ल कर चुकी हैं, दूसरा करने का इरादा है। कत्ल? मैंने किसका कत्ल किया? किसी का तो कत्ल करके उसका खून पिया होगा, तभी तो होठ इतने सूखे हैं, और दूसरा कत्ल तो मेरा ही होने वाला है। हा, यस मिस्टर संदीप, आपका कत्ल तो मैं जरूर करूंगी। भीतर आइए। उसने मादक अंदाज में उसे भीतर आने की दावत दी। एक बड़े ड्रेसिंग रूम में टेबल पर वाइन के साथ कुछ खाने पीने का सामान सजा था। संदीप ने बहुत सी औरतों की संगत की थी, पर ऐसी शानदार औरत उसे पहली बार मिली है। इससे पहले जो भी थी वो दुबली सुकड़ी बुद्धि टाइप लड़कियां ही थी जो उसके ऑफिस में काम करती थी। उसमें कुछ तो उस पर शादी करने का दबाव डालने लगी, तो उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। पर सुप्रिया वो खुले विचार की है। वो वाइन पीती है, सिगरेट पीती है, भड़काऊ कपड़े पहनती है और रोज किसी नए पुरुष के साथ नजर आती है। ये गले पड़ू टाइप मटेरियल नहीं है। वो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल लेती है। संदीप तो उसका साथ पाकर फूले ना समाया। क्या लोगे मिस्टर भाटिया, चाय या कॉफी? सामने वाइन रखकर चाय कॉफी की बात करती हो, मैं तो यही लूंगा। गुड चॉइस। वाइन पीते हुए वो सुप्रिया के डीप नेक गाउन की ओर बेहोशी से देखकर बात कर रहा है, और प्रिया ने कोई ऐतराज नहीं किया। वाइन का नशा और सुप्रिया का नशा जब दोनों उस पर हावी हो गए, तो उसने सुप्रिया को अपने पास खींच लिया। वो खिलखिलाई, कब से इस पल का इंतजार था। आज तो मैं अपनी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो रोका किसने है? चलो बेडरूम उस तरफ है। अगले कुछ सेकंडों में वो दोनों बेड पर थे। सुप्रिया उसके ऊपर सवार थी। यकीन मानो, मुझे पता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, और तुम्हें भी मुझसे बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बताने के योग नहीं। पर जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर अकेला पड़ा था। उसका शरीर फोड़ों की तरह दर्द कर रहा था। शरीर के कई जगहों पर गहरे खरोच के निशान थे, जिससे खून निकल रहा था। उफ, ये तो जंगली बिल्ली है। पर मुझे रात का कुछ भी याद क्यों नहीं? वो मेरे ऊपर थी, और उसके बाद की मेमोरी तो मानो डिलीट हो गई हो। लगता है हमने बहुत एंजॉय किया। सुप्रिया, कहाँ हो तुम? उसे आवाज देता हुआ वो पूरे घर में ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं दिखी। वॉशरूम से शावर की आवाज से पता चला कि वो वहीं है। संदीप के चेहरे पर चमक आ गई। उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया तो भीतर से आवाज आई,
दरवाजा खुला है, आ जाओ। सुप्रिया नगन अवस्था में टब में बैठी थी। वो खुद इतनी नशीली थी कि कल रात संदीप को नशा की जरूरत नहीं थी। उसने भी अपने कपड़े उतारे और टब में घुस गया। सुप्रिया फिर खिलखिलाई और उसकी गोद में बैठ गई। तुम तो एकदम जंगली हो, मुझे कितने घाव दिए तुमने। मैंने कहा था ना कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें और मुझे क्या चाहिए। अपने आप को पूरी तरह मुझे सौंप दो और मेरे हो जाओ, फिर तुम्हें इस संसार की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं तुम्हारी हर रात अनोखी कर दूंगी, हर रात तुम्हें एक नया अनुभव दूंगी। तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो। उसने सुप्रिया को चूमना शुरू कर दिया और सुप्रिया ने उसे। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि सुप्रिया किसी जोक की तरह उसके गर्दन पर चिपक गई है। उसके दांत गर्दन को छेदकर संदीप का खून चूस रहे हैं। संदीप ने झटके से उसे दूर किया तो देखा कि सुप्रिया के दो बड़े बड़े दांत बाहर की ओर निकले थे, जिन पर खून लगा था और उसकी गर्दन से भी खून बह रहा था। ये क्या? दर्द का अपना मजा है जाने मन। संदीप की आंखों में आतंक छा गया। ओह, तो कल रात ये उसका रक्त चूस रही थी और संदीप को नशे के कारण कुछ भी याद नहीं था। तुम हो क्या? पिशाचनी, नाम सुना है कभी? मैं शमशान की एक पिशाचनी जिसका नाम यक्षिनी है, उसकी उपासक हूँ। उसी ने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं अनंत काल तक सुंदर और जवान रह सकती हूँ। मैं तुम्हें किसी भी औरत के रूप में प्यार कर सकती हूँ। तुम बस कल्पना तो करो, तुम्हारी फेवरेट एक्टर कौन है? ऐश्वर्या राय। अगले ही पल ऐश्वर्या राय उसकी गोद में बैठी थी। फिर वो सोनाक्षी सिन्हा में बदल गई, फिर आलिया भट्ट और फिर सनी लियोनी से होते हुए वापस अपनी असली रूप में आ गई। देखा किस औरत के साथ सोना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें हर औरत का सुख दे सकती हूँ। न सिर्फ उसके जैसा दिख सकती हूँ, बल्कि उसके जैसा ही व्यवहार और विचार भी व्यक्त कर सकती हूँ। एकदम कार्बन कॉपी, या यूँ कहूँ मैं किसी के भी हूबहू में बदल सकती हूँ। तो अब तुम्हें बहुत सी औरतों के साथ फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं। बस मुझे खुश रखो और खुद खुश रहो। बस बदले में तुम्हें मुझे जवान और बच्चों का खून देना होगा। अगर तुम अपना खून बचाना चाहते हो तो मुझे दूसरे का ताजा गरम रक्त लाकर दो। उसकी अंगुलियां संदीप के शरीर पर फिर रही थी, पर उसके दिमाग से काम वासना भाग चुकी थी। उसकी आंख के सामने अब अपनी पत्नी का चेहरा घूम रहा था, जो उसका कितना ध्यान रखती थी। उसके कहे बिना उसका हर काम समय पर कर देती। वो नहाकर निकलता तो उसके कपड़े तह किए बिस्तर पर होते, जूते मोजे बेड के पास रखे होते और नाश्ता टेबल पर उसका लंच बॉक्स के साथ रखा मिलता। बच्चे स्कूल जा चुके होते और माँ बाबूजी को चाय नाश्ते के बाद दवा की पहली खुराक भी मिल चुकी होती। अगर पिछली साल काजल पिताजी की तबीयत बिगड़ते देखकर तुरंत हार्ट अटैक का अंदाजा लगाकर उन्हें शहर के बड़े हार्ट हॉस्पिटल ना ले जाती तो आज पिताजी जीवित ही ना होते। वो सबकी जरूरत का ख्याल रखती रही और बदले में उसे क्या मिला? एक स्वार्थी पति जिसे उसकी कोई परवाह नहीं। वो तो उसे देखने हॉस्पिटल भी नहीं गया जब उसने बच्चे को जन्म दिया था। उसने काम में बिजी होने का बहाना बनाया था, पर वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ मजे कर रहा था। उसके माता पिता और सास ससुर ने मिलकर काजल की देखभाल की। संदीप के माता पिता जहां अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकते और उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, वहीं उसकी नज़र में शायद वो नौकरानी से भी गई गुजरी थी। पर अब वो सोच रहा था कि काश उस देवी को उसने धोखा ना दिया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। काश वो अपनी पत्नी की बात मानकर वो कल रात रुक गया होता। मुझे छोड़ दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं किसी औरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उसने हाथ जोड़कर सुप्रिया से कहा। हा हा, हाउ फनी। मैं किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ने ही नहीं दूंगी। सुप्रिया ने जीभ निकाली
जो 2 भागों में बटी हुई थी और उसने संदीप के सीने से लगाकर माथे तक अपनी लार टपकाती जीभ से चाट लिया। अगले ही पल वो एक बहुत सुंदर लड़की में बदलकर उसके साथ संभोग करने लगी। पर संदीप को अचानक ही वासना के प्रेत विरोध हो गई। जो ज्ञान ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करके हासिल कर पाते हैं, वो ज्ञान उसने एक ही रात में प्राप्त कर लिया कि वासना का दास होने में कोई लाभ नहीं। बैल बजने की कुछ देर बाद काजल ने दरवाजा खोला तो संदीप को देखकर चौंक गई। ये क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है? कल तक तो ठीक थे, अचानक एक रात में क्या हो गया? क्या आप बीमार हैं? ये वही काजल है जिसके प्रश्न संदीप के कानों में पिघले शीशे की तरह घुसते थे, पर आज उसकी आवाज लता मंगेशकर के समान सुरीली लग रही थी। वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब ठीक हूँ। माँ बाबूजी कहाँ हैं? काजल फिर चौंकी। संदीप तो कभी अपने माता पिता का हाल चाल भी नहीं लेता था। कपड़े बदलकर चाय नाश्ता कर बाहर कॉलोनी में टहलने निकल जाता, फिर डिनर पर लौटता। कहता था कि बिजनेस क्लास करनी है, पर वो जानती है कि वो लड़कियों से बात किया करता था। दोनों अपने कमरे में हैं, आराम कर रहे हैं। मेरे लिए चाय और नाश्ता वहीं ला दो। गुड़िया कहाँ है? दीदी के पास ही खेलते खेलते सो गई। संदीप कपड़े बदलकर माता पिता के कमरे में पहुंचा तो माँ ने उसका चेहरा देखते ही पहचान लिया। क्या हुआ संदीप, तू कुछ परेशान है? माँ ने पूछा। बेटा, बिजनेस में अप और डाउन लगा रहेगा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। जिंदगी हमेशा खूबसूरत है। आज ज्यादा है तो ज्यादा सही, कल कम होगा तो कम सही। हम हर तरह से खुश रह लेंगे, तू हिम्मत न हार। पिताजी ने धैर्य देकर कहा। पता नहीं कितने सालों के बाद वो आज इस तरह अपने परिवार के पास बैठा था। अपनी 2 वर्षीय सोती हुई बेटी का गाल चूमा तो एहसास हुआ कि वो रुई सी नरम और नाजुक थी। इससे पहले उसने कभी उसे गोद में लिया ही नहीं। उसके पास समय ही कहाँ था इन सब भावुक दिखावे के लिए। आज परिवार में सभी खुश थे। आज से पहले तो मानो कोई बोलना ही नहीं जानता था। सभी चुपचाप अपने काम में लगे रहा करते थे, पर आज सबके साथ समय बिताकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो ऑफिस भी नहीं गया। रात में काजल जब उसके बगल में आकर लेटी तो वो खिसककर उसके करीब गया और उसकी कमर में हाथ फंसाकर लेट गया। काजल दूसरी तरफ देख रही थी। कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो। तभी उसका फोन बजा। ये सुप्रिया थी। वो काजल से एक्सक्यूज मी बोलकर छत पर भागा। काजल ने मुंह बिचका दिया। उसे अंदाजा था कि किसी न किसी लड़की का फोन होगा। डार्लिंग, तुम तो मुझे भूल ही गए। जल्दी मेरे पास आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे पास आती हूँ। और मेरे लिए गरम रक्त का बंदोबस्त करना ना भूलना, वरना आज ही तुम्हारा खून पी जाऊंगी। संदीप ने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को फोन लगाया, जो अपने माता पिता से अलग इस शहर में नौकरी की तलाश में आई है और अपने बॉस को खुश करके प्रमोशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। संदीप ने कई बार उसे संबोधित रूप से छुआ है और उसने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि एक मोहनी मुस्कान के रूप में रिप्लाई किया। देविका, इस समय क्या कर रही हो? सर, मैं बस एक क्लाइंट से ही बात कर रही। कल वो साइट विजिट करेगा और 2 फ्लैट खरीदेगा। गुड, मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं तुम्हें इस समय तुम्हारे घर से पिक कर सकता हूँ? मैं सुरक्षित तुम्हें वापस छोड़ भी दूंगा। एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ रहा है, जहाँ मुझे एक और कंपनी चाहिए। मैं तुम्हें ओवर टाइम दूंगा और कल ही तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, समझी? जी सर, आप साथ हैं तो डर किस बात का है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आ जाइए। सुप्रिया को देखकर देविका चौंकी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझती, सुप्रिया ने उस पर छलांग लगा दी और उसे जमीन पर गिराकर उसके चारों ओर अपने हाथ पांव कस लिए और उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए। संदीप ये भयानक सीन नहीं देख सका तो वो बेडरूम में चला गया। कुछ देर बाद अब उसकी लाश को ठिकाने लगा देना। लाश? पर तुमने उसे जान से क्यों मारा?
तो क्या अपने राजद्रोह को पनाह दूं? वो बाहर किसी को मेरा राज बता देती तो? तुम्हें तो इसलिए छोड़ा था मेरी जान, क्योंकि तुम पर दिल आ गया था मेरा और मेरी यक्षिणी माता का भी। और तुम्हारे जरिए हमें रोज गर्म खून भी तो मिलेगा, बदले में तुम्हें मिलेगा आनंद। सुप्रिया देखते ही देखते एक खूबसूरत स्त्री में बदल गई, पर काम वासना तो मानो संदीप के दिमाग से गायब हो चुकी थी। वो यही सोच रहा था कि कैसे वो रोज एक शरीर का इंतजाम करेगा इस चुड़ैल की भूख मिटाने के लिए। अपनी इच्छा पूर्ति के बाद सुप्रिया ने उसे छोड़ा तो वो उसी के गार्डन में गड्ढा खोदने लगा और देविका की लाश वहीं दफना दी। अब वो रोज किसी न किसी कॉल गर्ल को लेकर आता और सुप्रिया के हवाले कर देता। वो खुद कमजोर होता जा रहा था, मानो सुप्रिया उसका भी खून पी रही हो। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रोज रात तुम कहीं चले जाते हो, 10 दिन से ऑफिस भी नहीं गए। देखो खुद को कैसे सूखे जा रहे हो, जैसे तुम्हारा शरीर से खून चूस लिया हो किसी ने। तुम्हें मेरी कसम, हम सबकी कसम, मुझे बताओ क्या हुआ है? काजल ने तड़प कर कहा। मुझे जाने दो काजल, आज रात मैं फैसला कर कर ही आऊंगा। काजल के साथ साथ उसकी आंख में भी आंसू उतर आए। वो सुप्रिया के घर अकेले पहुंचा। ये क्या, आज किसी को नहीं लाए? चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा तुम्हारा खून पीकर डाइटिंग कर लूंगी। सुप्रिया उसे किस करने आगे बढ़ी तो उसने हाथ से रोकने का इशारा किया। मैं अब कभी तुम्हारे लिए खून का बंदोबस्त नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे मारी क्यों ना दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तो तुमसे प्यार करूंगी। तभी डोरबेल बजी। सुप्रिया चौंकी और दरवाजा खोला तो पाया कि दरवाजे पर काजल अपनी 1 साल की बच्ची को लिए खड़ी थी। वो सुप्रिया को धक्का देकर भीतर आ गई। काजल, तुम यहाँ क्यों आई? संदीप उसे देखकर भय से पागल ही हो गया। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं नहीं जानती कि इस औरत का और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आज मैं अपनी बच्ची के पिता और अपने पति को यहाँ से लेकर जाऊंगी। ये बच्ची विशेष लक्षणों में जन्मी है, यही है जो मुझे जिला सकती है। सुप्रिया के भीतर से जैसे एक भारी आवाज निकली। क्या मतलब? संदीप ने पूछा। मैं जिस यक्षिणी की पूजा करती हूँ वो मेरे शरीर के भीतर रहती है और अब वो बाहर आना चाहती है। इसके लिए उन्हें विशेष लक्षणों में जन्मी बच्ची का खून मांस चाहिए। तुम्हें मैंने इसी कारण चुना था। मेरा असली मकसद तो यही था। मैं यक्षिणी के हाथों स्वयं मजबूर हूँ और उसे भोजन देने के लिए ही तुमसे रक्त की मांग करती हूँ। पर अब मेरी देवी इस बच्ची की बलि लेकर स्वयं का शरीर हासिल कर सकेंगी। सुप्रिया के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। क्या बकवास कर रही है ये औरत? काजल ने डरती निगाहों से अपने पति को देखा। तभी अचानक, इससे पहले कि कोई कुछ समझता, सुप्रिया ने बच्चे को काजल से छीन लिया। काजल चीखी और उसकी ओर झपटी, पर वो 1 सेकंड में उससे बहुत दूर खड़ी थी। उसका मुंह खुला और खुलता गया जब तक कि वो बच्ची को निगलने लायक न हो गया। संदीप सुप्रिया को रोकने उसके ऊपर झपटा, पर कोई फायदा नहीं। तब तक वो बच्ची को निगल चुकी थी। चुड़ैल, तूने मेरी मासूम सी बेटी को खा लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने सुप्रिया की गर्दन पकड़ ली, पर सुप्रिया गायब होकर कमरे के दूसरे कोने पर प्रकट हो गई। काजल ये देखकर बेहोश सी हो गई कि अभी अभी एक चुड़ैल ने उसकी बच्ची को जिंदा निगल लिया था। ये तो मेरी देवी का भोजन था और अब मेरा भोजन। सुप्रिया बेहोश काजल के ऊपर बैठ गई और चारों हाथ पैरों से उसे जकड़कर उसका खून पीने लगी। संदीप ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयास किया और कमरे में रखे फर्नीचर सुप्रिया के सिर पर फोड़ दिया, पर वो टस से मस ना हुई जब तक कि काजल का पूरा खून ना चूस लिया। फिर उसने भयानक डकार ली। एक सुंदर लड़की भी कितनी भयानक लग सकती है, कोई ये दृश्य देखता तो जानता। अब मेरा समय पूरा हुआ। मेरी देवी को संसार में आने का रास्ता मिल गया। अब तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे और आज से तुम पूरी तरह उनके सेक्स गुलाम हो। इतना कहते ही वो हंसने लगी और हंसते हंसते उसका पेट फट गया और उसमें से निकली एक भयानक बुढ़िया।
औरत सफेद चांदी जैसे कमर तक लंबे बाल, लाल लाल आँख जिनमें काली नहीं बल्कि सफेद पुतलियां थी, अनगिनत झुर्रियों से भरा चेहरा, लंबे घुटने तक लटके हाथ जिन पर किसी को फाड़ कर रख देने की ताकत रखने वाले बड़े बड़े नाखून, उल्टे तलवे वाले दो बड़े बड़े चौड़े चौड़े पैर। उसके शरीर पर मांस की पतली परत थी जिसके पार से उसकी नस तक दिख रही थी। वो चौक की तरह सफेद थी और मुर्दों की तरह सफेद। डर से उसकी आंख खुली की खुली रह गई। उसके सामने जो था उसे देखकर उसके रोए तक डर से खड़े हो गए। वो थर थर कांपने लगा। जिस बात का डर था वही हुआ। इतना सब करके भी कुछ हासिल न हुआ। आखिर वो आजाद हो ही गई, जिसे रोककर रखने के लिए उसने अपने परिवार की बलि तक दे डाली और अपना जीवन भी तबाह कर लिया। वो साक्षात उसके सामने खड़ी थी, वो यक्षिणी नामक पिशाचनी जिसके विशेष में प्रिया ने उसे बताया था। सुप्रिया के अनुसार जब तक वो उसे रक्त देता रहेगा वो उस बूढ़ी यक्षिणी को रोक कर रखने की ताकत रखेगी और उसे बचाकर रखेगी। पर जिस दिन उसने उसे खून ना दिया उस दिन वो बूढ़ी यक्षिणी सुप्रिया पर हावी हो जाएगी और संदीप को सदा के लिए अपना सेक्स गुलाम बना लेगी। और वो अपने सेक्स गुलाम के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। संदीप के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसकी वासना उसे घोर अंधकार में ले आई थी। उसे मौत साफ दिखाई दे रही थी, पर यक्षिणी उसे आसानी से मरने भी ना देगी। कुछ समय बाद वो बिस्तर पर था और यक्षिणी उसके ऊपर सवार थी। यकीन करो, मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी और तुम मुझे खुश कर दो। अब मुझे सुप्रिया की खाल की आवश्यकता नहीं। अब मैं खुलकर तुम्हें प्यार कर सकती हूँ। सुप्रिया के साथ बिताई वो पहली रात जो वो भूल गया था, वो उसे पूरी तरह याद आ गई। वो रात उसने इसी यक्षिणी के साथ बिताई थी। उसे सिर्फ सुप्रिया का साथ याद रहता था। जब पिशाचनी सुप्रिया पर हावी होती तो वो सब कुछ भूल जाता था। उसके शरीर पर गहरे घाव भी इसी पिशाचनी ने दिए थे। अब वो कभी इस कैद से जीते जी आजाद नहीं हो सकता। 2 हफ्ते बाद पुलिस से पड़ोसियों ने शिकायत की कि उस घर से तेज बदबू आ रही थी। ताला तोड़ा गया तो उस खाली पड़े घर के ड्रेसिंग रूम में एक स्त्री और एक बेडरूम में एक पुरुष की लाश थी। दोनों के शरीर से सारा खून निचुड़ चुका था और खून की कमी के कारण ही दोनों की मौत हुई थी। पुलिस ने मीडिया के सवालों से बचने के लिए अनाप शनाप रिपोर्ट बनाई कि आवारा पति अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ा गया तो उसने पत्नी और बच्चों को मारकर स्वयं आत्महत्या कर ली। अगर गार्डन की तलाशी लेते तो और भी कुछ मिलता, पर पुलिस को केस बंद करने की ज्यादा जल्दी थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।